नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने 11वीं कक्षा को आज से प्रारंभ कर दिया है। मेरा नाम हेमंत वर्मा है और मैं आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी विषय के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो बच्चों, आपने बायोलॉजी विषय को सेलेक्ट किया है। तो बायोलॉजी विषय को सेलेक्ट करने के बाद आप फ्यूचर में काफ़ी सारे करियर ऑप्शन को देख सकते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन आपको पता है MBBS डॉक्टर, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, आपने नाम सुना होगा। और MBBS के लिए आपको नीट एग्जाम को पास करना होता है। नीट आपने नाम सुना होगा। तो बच्चों, सबसे बेस्ट करियर है बायोलॉजी का MBBS। यदि आपने और आपके घर वालों ने डॉक्टर बनने का सपना देख रखा है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS की 5 साल की डिग्री को धारण करना होता है। और MBBS की फुल फॉर्म है क्या? फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ सर्जरी। तो बच्चों, यह है MBBS की फुल फॉर्म है। 5 साल की डिग्री है। इसके पश्चात आप डॉक्टर बन जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में क्या उठता है कि MBBS डिग्री लेने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है? तो बच्चों, पहले इस एग्जाम का नाम था PMT, जिसकी फुल फॉर्म थी प्री मेडिकल टेस्ट। अब इसी PMT का नाम बदल दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसे कहा जाता है नीट एग्जाम। तो बच्चों, MBBS को क्वालिफाई करने के लिए आपको नीट एग्जाम को पास करना होता है। और यह नीट एग्जाम 12वीं कक्षा के बाद होता है। नीट एग्जाम के लिए पहली क्वालिफिकेशन है कि आपके पास 11वीं एवं 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी, ये 3 विषय अनिवार्य होने चाहिए। तो बच्चों, नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नीट एग्जामिनेशन। इस नीट के एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं और इन 200 क्वेश्चन में से 50% बायोलॉजी और बचाव जो 50% है वो फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों, यदि आपको भविष्य में डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पे महारत हासिल करनी होगी, तभी आपका नीट एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो बच्चों, ये थी कुछ बेसिक बातें नीट के बारे में, MBBS के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? यह कैसा विषय है? इस विषय में किसका अध्ययन होता है? इस विषय की प्रमुख शाखाएं कितनी हैं? तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। इसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है देखते हैं। यह शब्द कैसे बना है? बायो, बायो का मीनिंग होता है
लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग का तात्पर्य है बच्चों जीव। ये जो लोजी शब्द है, लोजी शब्द लोगोस शब्द से रखा गया है। एक इटालियन शब्द है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, और बच्चों आपको पता है स्टडी किसे बोलते हैं? अध्ययन को। तो पहला क्वेश्चन कि बायोलॉजी किसे कहा जाता है? बायोलॉजी शब्द बायो तथा लॉजी से बना है। बायो का मीनिंग है लिविंग, और लिविंग का मीनिंग होता है बच्चों जीव। लॉजी शब्द लोगोस एक इटालियन शब्द से रखा गया है, जिसका तात्पर्य है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो बच्चों बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने चारों ओर वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखा है जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पादप हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु है, कीट है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है। तो बच्चों प्रकृति में जितने भी ये जो जीव पाए जाते हैं, इन जीवों का अध्ययन कि जीवों का शरीर कैसे बना होता है, जीवों के शरीर में कितने प्रकार के लक्षण हैं, जीव अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, जीवों में जनन कैसे होता है। तो जीव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इन समस्त प्रश्नों का हल खाली कौन से विषय में है? बायोलॉजी में। अर्थात जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है बच्चों जिसके अंतर्गत हम भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं कि प्रकृति में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो बच्चों ये कहानी हो गई बायोलॉजी की पारिभाषिक अर्थ की। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया, और अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। इसी कारण इस अरस्तु बाबा जी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक। तो बच्चों बायोलॉजी की परिभाषा मैंने आपको पढ़ा दी है। अब इतिहास में सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक द्वारा, इन्हें एरिस्टोटल भी बोलते हैं इंग्लिश में, एरिस्टोटल, अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण किया गया, जीवों को बांटा गया, जीवों का अध्ययन किया गया। इसी कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस अरस्तु वैज्ञानिक को फादर ऑफ बायोलॉजी मानते हैं। तो बच्चों यह क्वेश्चन नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको 11वीं कक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है। यदि आप लोग 11वीं क्लास के साथ ही नीट की तैयारी कर लोगे तो आप बच्चों इजीली डॉक्टर बन जाओगे। तो यह क्वेश्चन अपने जहन में रखना कि जीव विज्ञान का जनक कौन सा वैज्ञानिक है? अरस्तु, एरिस्टोटल। अब बच्चों हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसकी प्रमुख शाखाएं कितनी हैं? हाउ मेनी ब्रांच आर प्रेजेंट इन बायोलॉजी? तो देखते हैं बच्चों। अब बच्चों ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है
इसे मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। कौन सी दो शाखा? पहली जूलॉजी, इसे कहा जाता है जंतु जीव विज्ञान। और दूसरी ब्रांच है बॉटनी। इसे बच्चों कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। जू का तात्पर्य है जंतु, एनिमल्स, और लॉजी आपको पता ही है, लॉजी किसे कहते हैं? स्टडी को, अध्ययन को। ये जो बोटा शब्द है, बोटा शब्द प्लांट को प्रदर्शित करता है। और प्लांट किसे बोलते हैं बच्चों? पादपों को। तो बच्चों बायोलॉजी सब्जेक्ट को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है। पहली जूलॉजी, जंतु विज्ञान, दूसरी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। अब ये है सिर्फ नाम। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर जूलॉजी किसे कहते हैं, बॉटनी किसे कहते हैं, दोनों शाखाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो बच्चों शब्द को पकड़ लो। जूलॉजी, जू का तात्पर्य है जंतु, एनिमल। लॉजी शब्द का तात्पर्य स्टडी, अर्थात बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं के व्यवहार का, जंतुओं के वर्गीकरण का, जंतुओं के लक्षणों का, कौन कौन से जंतु कौन कौन से भौगोलिक आवासों में पाए जाते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। एनिमल्स की स्टडी होती है। बायोलॉजी की इस ब्रांच को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जूलॉजी। ये थी पहली शाखा। अब हम बात करेंगे दूसरी, बॉटनी। बॉटनी शब्द, बोटा शब्द किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लांट को, पादपों को, अर्थात बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन किया जाता है कि प्रकृति में भिन्न भिन्न भौगोलिक आवासों में कौन कौन से पादप अपना जीवन यापन करते हैं, पादपों के आर्थिक लाभ क्या है, पादपों के हानिकारक प्रभाव क्या है, कौन कौन सी औषधियाँ पादपों से हमें प्राप्त होती है, पादप जनन कैसे करते हैं। तो बच्चों पादपों का जो अध्ययन है यह संपूर्ण ज्ञान कौन सी ब्रांच से मिलता है? बॉटनी से, वनस्पति विज्ञान से। तो इसी के साथ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि आप पूरे साल भर क्या पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी आखिर किस चिड़िया का नाम है, बायोलॉजी में कितनी ब्रांच है। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत। तो देखते हैं बच्चों। 11वीं में जितने भी बच्चे हैं आप सभी को 11th की एनसीईआरटी बुक लानी है, क्योंकि आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ने 11वीं व 12वीं में एनसीईआरटी लागू कर दी है। किसी भी बच्चे को राजस्थान बोर्ड की बुक नहीं खरीदनी है, केवल और केवल एनसीईआरटी बुक। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बायो का पहला चैप्टर
चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत। और सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिका की। हर चैप्टर में मैं आपको भूमिका पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन। तो विद्यार्थियों, हमारे नए चैप्टर का नाम है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले चैप्टर का नाम है जीव जगत। हम बात करेंगे इस चैप्टर की भूमिका, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जीव जगत, आप अपने चारों तरफ वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखते हो। और कौन कौन से जीव नज़र आते हैं बच्चों आपको? पक्षी है, पेड़ पादप है, जंतु है। और बच्चों, ये जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं जो चारों तरफ पाए जाते हैं, ये जीव वातावरण में भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में आवास करते हैं। जैसे कि कुछ जीव पानी में रहते हैं, समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, झरनों में। कुछ जीव स्थल पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। और बच्चों, कुछ जीव जैसे कि पक्षी है, वो खुले आसमान में उड़ते हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं जो हमें अपनी नग्न आंखों से नजर नहीं आते हैं, काफ़ी सूक्ष्म जीव। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि प्रकृति में जो जीवाणु हैं, जीवाणु, माइक्रोब्स, इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। ये हमें हमारी नग्न आंखों से नज़र नहीं आते। जीवाणु है, विषाणु है, जिन्हें वायरस भी बोला जाता है। और ऐसे एक वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, नाम आपने सुना ही होगा, कोविड, कोरोना। तो बच्चों, जितने भी जीव हैं जो हमें नग्न आंखों से नज़र नहीं आते, इन्हें सूक्ष्म जीव बोला जाता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि हमारे पूरे जगत में, पूरे विश्व में, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव अपना जीवन यापन करते हैं। और बच्चों, इसे ही कहा जाता है जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। ये है शाब्दिक अर्थ। अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम अध्ययन करेंगे कि जीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात सजीव तथा निर्जीव, इनमें मुख्य अंतर क्या है। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव है? इसका आकलन आप कौन से लक्षणों के आधार पर करेंगे? इन समस्त बिंदुओं के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि जीवन क्या है, जीव क्या है। तो बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के पहले पॉइंट का। इस चैप्टर का पहला पॉइंट है जीव क्या है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चों, जीवों का निर्धारण कुछ लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि वृद्धि, जनन, कोशिकीय संगठन, उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं। इसके अलावा बच्चों स्वचेतन, स्वचेतना और वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करना।
वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करना। तो बच्चों अब इस चैप्टर में हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज लाइफ, जीव क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रकृति में जितने भी जीव है, जंतु, पादप, मानव, जीवों का निर्धारण कैसे होता है, कैसे आप पता लगा सकते हैं देखकर कि तो ये जीव है और यह निर्जीव है, जीवन का निर्धारण कौन करता है। तो बच्चों प्रकृति में जितने भी जीव हैं इनके शरीर में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं और इन्हीं लक्षणों के आधार पर जीवन का आकलन होता है, जीवन का निर्धारण किया जाता है। ये वो लक्षण होते हैं जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में यह लक्षण अनुपस्थित होते हैं। तो बच्चों आप क्या समझें कि जीव क्या है, जीवों का आकलन, इनका निर्धारण कुछ लक्षणों के आधार पर होता है। जैसे कि हम बात करेंगे वृद्धि, जनन, कोशिकीय संगठन, उपापचयी क्रिया, स्वचेतना, वातावरण से उद्दीपन, ये कुछ वो प्रमुख लक्षण हैं जो मात्र सजीवों में पाए जाते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं, निर्जीवों में अनुपस्थित होते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि होती है, अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, हम जनन करते हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। तो बच्चों ये वो लक्षण हैं जो जीवों के शरीर का निर्धारण करते हैं। अब इन लक्षणों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि वृद्धि किसे कहा जाता है, जनन क्या है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, वृद्धि पहला लक्षण जिसे ग्रोथ कहा जाता है इंग्लिश में। अब बच्चों वृद्धि की सटीक परिभाषा क्या होती है? जीवों के भार व जीवों की संख्या, इन दोनों कारकों का बढ़ना, इसे ही वृद्धि कहा जाता है। अब बच्चों मैंने आपको अभी कुछ लक्षण बताए जो जीवन का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में। यदि मैं आपसे पूछूं कि जब आप बचपने में थे, जब आपका जन्म हुआ था, तो आपके शरीर का आकार काफ़ी छोटा था। आप एक नन्हे मुन्ने बच्चे को देखते हो, शरीर का आकार काफ़ी छोटा होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उस बालक की जो हाइट है, बालक के शरीर की जो ऊंचाई है, उसकी जो चौड़ाई है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो आप बचपने में काफ़ी छोटे थे, अब धीरे धीरे आप दैत्य का रूप धारण कर रहे हो। तो बच्चों इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? क्यों हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, क्यों हमारे शरीर का भार बढ़ता है? कौन सी प्रक्रिया के कारण, कौन से लक्षण के कारण? वृद्धि के कारण। प्रकृति में जितने भी जीव हैं, चाहे पादप है, जंतु है, इन जीवों के शरीर की लंबाई एवं इनका भार बढ़ता रहता है। इसी विशिष्ट प्रक्रिया को, विशिष्ट लक्षण को किस नाम से जाना जाता है? वृद्धि के नाम से। जीवों के भार का बढ़ना, मास का बढ़ना। दूसरा है बच्चों जीवों की संख्या का बढ़ना। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रकृति में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं,
मैंने आपको पढ़ाया था इनके बारे में अभी, जैसे कि जीवाणु है जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते, विषाणु है, कवक है। अब ये जितने भी सूक्ष्म जीव है, इन सूक्ष्म जीवों में जनन प्रक्रिया तीव्र पाई जाती है। कुछ ही मिनटों में ये सूक्ष्म जीव अपनी संतति को, अपने संतान को उत्पन्न कर देते हैं। 1 से 2, 2 से 4, अर्थात जीवाणु, विषाणु ये कुछ ही समय में डबल हो जाते हैं। डबल से 4 टाइम, 8 टाइम, अर्थात ये जीव क्या बढ़ाते हैं? अपनी संख्या बढ़ाते हैं। बच्चों, एक छोटे से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि एक छोटे से मिट्टी के सैंपल में, मिट्टी के नमूने में लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। जो आप घरों में दही खाते हो, दही में भी जीवाणु पाए जाते हैं। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दुग्ध को दही में रूपांतरित करते हैं। तो दही के छोटे से सैंपल में हजारों जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जीवाणु अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, वृद्धि किसे कहते हैं? जीवों के भार व जीवों की संख्या, इन दोनों फैक्टर का, इन दोनों कारकों का बढ़ना, इसे क्या नाम दिया गया है? वृद्धि या ग्रोथ। तो बच्चों, ये है सिर्फ परिभाषा। अब हम आगे देखते हैं। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि सर ये वृद्धि होती कैसे है? क्यों हमारा शरीर बढ़ता है? क्यों पादपों का शरीर बढ़ता है? कुछ पादपों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों, वृद्धि का प्रमुख कारण शरीर में घटित होने वाली एक प्रक्रिया है। आपने छोटी कक्षा में नाम सुना होगा, जिसका नाम है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। इस प्रक्रिया में शरीर की कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके माइंड में कि सर वृद्धि कैसे होती है? आपने 9वीं व 10वीं कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जीवों के शरीर का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से होता है। और जीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को बच्चों किस नाम से जाना जाता है? कोशिका, सेल। अब शरीर में जो कोशिकाएं होती है, इनमें बच्चों गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती है और टूटकर, विभाजित होकर सदैव कैसी कोशिकाएं बनाती है? नई कोशिकाएं। पुरानी कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो जैसे जैसे शरीर में नई कोशिकाएं बनती है, बनने वाली नई कोशिकाओं के कारण ही शरीर की लंबाई बढ़ती है, शरीर का भार बढ़ता है। और बच्चों, इसी विशिष्ट प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका विभाजन प्रक्रिया। किस नाम से जानते हैं? कोशिका विभाजन। तो हम कह सकते हैं कि शरीर में वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सी एक प्रक्रिया है? कोशिका विभाजन। तो बच्चों, हमने वृद्धि की परिभाषा देख ली, वृद्धि का कारण देख लिया। तो आज ये हमारा पहला वीडियो था क्लास 11th बायोलॉजी के लिए। आज के वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी का एक करियर बताया, एक भविष्य बताया कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। मैं डेली आपसे चर्चा करूंगा कि डॉक्टर बनने के अलावा आप बायोलॉजी विषय को सेलेक्ट करके और क्या क्या बन सकते हो। जैसे कि BDS है, दांतों का डॉक्टर है, BAMS है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, BHMS है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, BPT है, फिजियोथेरेपिस्ट है।
तो हम डेली चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी विषय को सेलेक्ट करके आपने कोई बड़ी भूल नहीं की है, आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। और बच्चों आज हमने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जीव जगत। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृद्धि के कुछ नए बिंदुओं के बारे में कि क्यों प्रकृति में पादपों की लंबाई पूरे जीवन पर्यंत बढ़ती रहती है और क्यों जंतुओं में एक उम्र के पश्चात लंबाई रुक जाती है। इसका जवाब आप अपने घर पर खोजें, दिमाग लगाएं ऐसा क्यों होता है। तब तक अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।